हमने भूख बर्दाश्त की, अब ऊपर से ये रॉकेट हमले। खुदा की कसम ये नाइंसाफी है। पिछले 3 साल से सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई ये सिसकते बिलकते बच्चों की रोते और मदद को पुकारती फुटेजेस जरूर देखी होंगी। इन फुटेजेस को देखकर आपको लम्हा भर के लिए ही सही ये ख्याल जरूर आया होगा कि काश मैं इनकी हेल्प कर सकता। और ये सवाल आपके जहन में जरूर उतरा होगा कि आखिर क्यों इसराइल गजा पर इतना जुल्म कर रहा है, उसका मकसद क्या है, क्यों पूरी दुनिया इस पर चुप है। दुनिया की 57 मुस्लिम रियासतें सिर्फ निजामती बयान तक महदूद हैं। एक छोटी सी यहूदी रियासत जो अरब कंट्रीज के बीचों बीच है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 9.4 मिलियन है, जबकि इसराइल का टोटल एरिया 2200 किलोमीटर तक महदूद है। और दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज हैं 57, जबकि मुसलमानों की पॉपुलेशन है 2.05 बिलियन पीपल। न कोई ह्यूमन राइट्स वाले इसराइल पर उंगली उठाते हैं और न ही यूनाइटेड नेशन इसराइल को रोक पाई है। यहां तक कि उसे ब्लैकलिस्ट में डालने की जुर्रत नहीं कर सकते, जबकि हमारा पाकिस्तान जो खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है वो ग्रे लिस्ट में रहा है। अमेरिका जैसी सुपर पावर जो दुनिया के किसी भी मुल्क को जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दे वो उस लिमिट तक रहने पर मजबूर हो जाता है, बल्कि अमेरिका तो अपने सालों पुरानी दी गई स्टेटमेंट पर कायम है। They are refugees. और जब हमास ने इसराइल पर अटैक किया तो अमेरिका फौरी सीन में एंट्री करता है और जो बाइडेन प्रॉपर्ली कॉन्फ्रेंस करता है कि हम हमास के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास एक टेररिस्ट एजेंसी है, अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। जब लीडरशिप सामने ना आई तो आम मुसलमानों ने इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकॉट कर दिया। कोक, KFC, मैकडॉनल्ड जैसे बड़े ब्रांड्स खरीदना बंद कर दिए। इससे इसराइल को काफी फाइनेंशियल लॉस तो हुआ, पर यह लॉस अजीम मकसद के आगे थोड़ा सा था। जब वर्ल्ड वाइड बाइकॉट के होते हुए KFC ने इसराइली आर्मी सोल्जर्स को बर्गर फूड सप्लाई किया, तो इससे जाहिर होता है कि इसराइल के बिग रिलीजियस पर्पस के सामने ये थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही अमाउंट वर्ल्ड वाइड प्रो इसराइली लॉबी पर इन्वेस्ट करते हैं। ये और बात है, अब तक फिर से इसराइली ब्रांड्स की सेल ऊपर जाना शुरू हो गई है, क्योंकि आम दुकानदार की इसराइली प्रोडक्ट्स के बगैर दुकान नहीं चलती, उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये इसराइली प्रोडक्ट्स इस हद तक पेनिट्रेट कर चुकी हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट में। और फिर इसराइल ने वही गलती की जो इंडिया ने की थी, अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करके। From Karachi, what is the situation in Karachi right now? खालिस्तान ने जोर पे कब्जा कर लिया है। मिस्टर बख्शी, लोग बिरयानियां खा रहे हैं। फुरनाब, अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है कि हमने बड़ा बोर्ड फतह कर लिया। मिस्टर बख्शी, इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। वो समझे कि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, जबकि ईरान ने रिटेलिएट किया और पूरी दुनिया ने देखा। और फिर इसराइली बेसाख्ता क्या उठे, इन्होंने तो हम पे ही हमला कर दिया। भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। खैर, जब ईरान ने इसराइल के खिलाफ स्टैंड लिया तो एक आम मुसलमान के जहन में यह खुशी जरूर आई होगी कि आखिरकार कोई तो मर्द मुजाहिद की तरह इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। यहाँ अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया और इसराइल के डिफेंस के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान में घुसकर अटैक कर दिया, जबकि दूसरी तरफ कोई भी मुस्लिम रियासत प्रैक्टिकली ईरान की हेल्प को ना आई। कायदे-ए-आज़म जिसने इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान बनाया और सब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख को बराबर का मकाम दिया, तो फिर वाहिद जिन्ना ने यहूदी रियासत इसराइल को तस्लीम नहीं किया। ऐसी कौन सी बात थी जो कायदे-ए-आज़म को इसराइल को तस्लीम ना करने पर मजबूर करती रही? क्या है और क्या है इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। आखिर पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का वाहिद पासपोर्ट है जिस पर साफ अल्फाज में लिखा है
This passport is valid for all countries of the world except Israel. ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपने ये पढ़ा भी होगा। इसराइल बना 5 मई 1948 में और पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 में। आज आफ्टर 77 ईयर्स पाकिस्तान अपने आवाम की बिजली, गैस और साफ पानी की बुनियादी जरूरत भी पूरी नहीं कर पा रहा और साथ साथ पाकिस्तान इकोनॉमिकली पूरी तरह फेल हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ इसराइल अपनी कंपनीज की बनाई गई प्रोडक्ट्स के जरिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। IMF को वो बैक स्टेज रन करता है, वर्ल्ड बैंक पर उसका राज है, दुनिया की अमीर तरीन और सबसे बड़ी कंपनीज इसराइल की हैं। फिर भी इसराइल ने मिडिल ईस्ट में अपना खौफ और दबदबा बना के रखा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी प्रोडक्ट्स के जरिए कंट्रोल करने वाला इसराइल आखिर क्यों मुस्लिम कंट्रीज पर दबाव डालता है कि वो उसे एक यहूदी रियासत के तौर पर तस्लीम करें और जो मुस्लिम कंट्रीज उसे कबूल नहीं करती उस पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाता है। जबकि चाइना की बनाई गई चीजें पूरी दुनिया में जाती हैं, उसने भी बिजनेस में पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रखा है। पर चाइना कोई भी जबरदस्ती की अजारादारी नहीं चाहता और दुबई ने उसे रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है, जबकि ईरान और पाकिस्तान ने साफ इनकार कर रखा है। तो ऐसी कौन सी साइकोलॉजी है जिसकी बुनियादी पर वो ईरान पर हमला कर देते हैं और कहा जाता है अगला नंबर पाकिस्तान का है? Meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. और बात तो यहाँ तक भी पहुँच चुकी है कि पाकिस्तान में इसराइल की रियासत को तस्लीम करना चाहिए या नहीं, इस पर बहस शुरू हो चुकी है। अब तक आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब हकीकत भी है या सिर्फ फर्जी बातें कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, अगले चंद मिनटों में जब आप इस साइकोपैथिक पर्दा के पीछे की डार्क रियलिटी का सामना करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। This isn't just a documentary, it's a reality check. So are you in? सेवनटीन्थ और 18th सेंचुरी में यहूदी यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में खाना बदूशों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। यूरोपियन उनके साथ बिल्कुल तीसरे दर्जे के इंसानों वाला सलूक करते थे। उन्हें शहरों में आबादकारी की इजाज़त नहीं थी, बल्कि वो शहर से दूर सहराई या देहाती इलाकों में रहा करते थे और उनकी आबादी के बाहर एक सिक्योरिटी लाइन बना दी जाती थी जिसे ज्यूज लेन कहा जाता था। उन्हें शहरों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, ना ही वो कोई ज़मीन खरीद सकते थे, ना सियासत कर सकते थे और ना ही आर्मी ज्वाइन कर सकते थे। यहूदियों की हालत की मिसाल ऐसे थी जैसे इंडिया में आज भी छूत अछूत का तस्वर पाया जाता है। यूरोपियन इन यहूदियों से शदीद नफरत करते थे। इनके खिलाफ एंटी ज्यूज बुक्स लिखी जाती थी। शहर की दीवारों पर यहूदियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता था। यूरोपियन का मानना यह था कि यहूदी खिंजीर की पूजा करते हैं और अपने खुदा खिंजीर को खुश करने के लिए अपने ही बच्चों की खाते हैं। अब यहूदियों के बारे में इतना इल्म आप भी रखते हैं कि यहूदी मजहब में भी खुदा सिर्फ अल्लाह ही है। सो ये बात भी महज प्रोपेगेंडा थी। यहूदियों से नफरतें की असल वजह कुछ और थी। यूरोपियन जो कि मजहबी एतबार से क्रिश्चियन थे, उनका यकीन था कि हमारे नबी जीसस को इन्हीं यहूदियों ने है, इसी वजह से वो इनसे नफरत करते थे। आप जरा सोचें, एक ऐसी कौम जिसके साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक होता था, आज वो किस तरह पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। तो आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहते हैं कि कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है। इन यहूदियों में एक कबीला ऐसा भी था जो अपने मेन गेट पर रेड शील्ड लगाया करते थे। वो इन्हें रॉड शील्ड यानी सुर्ख ढाल कहा करते थे, जो वक्त गुजरने के साथ साथ रॉथचाइल्ड बन गया। इसी रॉथचाइल्ड फैमिली में एक लड़का पैदा हुआ जिसने रॉथचाइल्ड फैमिली के साथ साथ यहूदियों की किस्मत भी बदल दी। ये थे मेयर एमचल रॉथशील्ड। एमचल के फादर करंची एक्सचेंज का बिजनेस करते थे एक छोटे पैमाने पर।
छोटी उम्र में फादर की वफात के बाद एम्चल रॉथशील्ड ने एक निजी बैंक में ट्रेनिंग हासिल की और फ्रैंकफर्ट में अपना करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस शुरू किया। साथ में वो बड़े शहर से एंटीक्स आइटम्स लाकर सेल करने लगा। जब रॉथस्चाइल्ड को पता चला कि फ्रैंकफर्ट के गवर्नर विलियम वन को एंटीक चीजों का बहुत शौक है, तो उसने एंटीक आइटम्स के जरिए विलियम वन से ताल्लुक बेहतर बनाया और जल्दी ही दरबारी यहूदी के तौर पर पहचाना जाने लगा। अब तक रॉथस्चाइल्ड विलियम वन के करीबी साथियों की हैसियत हासिल कर चुका था। 19वीं सेंचुरी शुरू होते ही इंग्लैंड ने फ्रांस पर अटैक कर दिया। विलियम वन जो जानता था कि इतनी बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता, विलियम ने अपना शाही खजाना रोथस्चाइल्ड के हवाले किया और भाग गया। आमचल रोथस्चाइल्ड की तो जैसे किस्मत ही खुल गई। रोथस्चाइल्ड ने फिर वही बिजनेस किया जो यहूदियों के दिल के करीब है, सूदी कारोबार। रोथस्चाइल्ड ने इंटरनेशनल बैंक सिस्टम का आगाज किया। आमचल ने अपने भाइयों के जरिए यूरोप के बड़े-बड़े सिटीज में इंटरनेशनल बैंक ब्रांचेस खोले। You are 5 brothers. I want you each to start a banking business in a different country. One to go and open a house in Paris, one in Vienna, one in London. Choose the most important centers. इस सूदी निजाम से रोथस्चाइल्ड फैमिली ने इतना पैसा कमाया कि उस वक्त की स्पेनिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर इन्हीं के पैसों से चलती थी। यहाँ ये बात बताता चलूं कि सूद यहूदी मजहब में भी हराम था। क्रिश्चियन भी इसे हराम समझते थे। यूरोप के तमाम बादशाह रोथस्चाइल्ड फैमिली पर इतने डिपेंडेंट हो गए थे कि अगर रोथस्चाइल्ड इन्हें लोन देना बंद कर दे तो इनकी हुकूमत दिनों में गिर सकती थी। साथ साथ बाकी यहूदी कम्युनिटी में से काफी मोस्ट एजुकेटेड पर्सन्स अहम ओहदों पर फाइज हो गए थे और बिकॉज इतने बरसों बाद यहूदियों के पास बहुत पैसा जमा हो गया था, तो अब यहूदी यूरोप की काफी रिस्पेक्टेड कम्युनिटी बन चुकी थी, वो भी पैसों की वजह से। इसी दौरान फ्रांस के लीडर नेपोलियन हिल्स और ब्रिटिश एम्पायर के बादशाह के दरमियान जंग शुरू हो गई। रॉथस्चाइल्ड की पूरी फैमिली ने ब्रिटिश बादशाह को फंड किया। इस तरह ब्रिटिश एम्पायर ने रॉथस्चाइल्ड के फंड्स के जरिए ये जंग आसानी से जीत ली। इस तरह रॉथस्चाइल्ड ब्रिटिश एम्पायर के और करीब हो गए। अब तक ब्रिटिश की पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल भी रॉथस्चाइल्ड के पास आ गया। अब यहूदियों ने सोचा कि वक्त आ गया है कि हम फलस्तीन में अपनी रियासत बनाएं, बिकॉज अब यहूदी अपनी ताकत के उरूज पर थे। अब यहूदियों ने ज़ायनिस्ट कम्युनिटी बनाई, जिसमें तमाम बड़े पावरफुल यहूदियों को शामिल किया गया। इस ज़ायनिस्ट कम्युनिटी के बानी थे थियोडोर हर्जल। इस्राइल के 12 मुकद्दस बेटे और उनकी अजीम औलाद, ये है दरियाए नील और फुरात। इस परचम में ही नहीं, हमारे मुस्तकबिल में भी एक दिन सारी दुनिया तुम्हारी गुलामी में होगी। ज़ायनिज्म के मुताबिक पैलेस्टाइन यहूदियों की प्रॉमिस्ड लैंड है, बिकॉज तौरात में अल्लाह ने ये जमीन देने का वादा किया था और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से बचाकर पैलेस्टाइन ही लाए थे। इसी ज़ायनिज्म में ही असल साइकोलॉजी छुपी है यहूदियों की। दरअसल यहूदी पैलेस्टाइन में उतनी ही बड़ी और वैसी ही सल्तनत कायम करना चाहते थे जैसी हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी। इसलिए स्लोली ग्रेजुअली यहूदी पैलेस्टाइन की तरफ हिजरत करने लगे। इनिशियली तकरीबन 40,000 से 50,000 तक यहूदियों ने पैलेस्टाइन हिजरत की। यहूदियों ने पैलेस्टाइन अरब से डबल और ट्रिपल कीमत पर जमीनें खरीदी। यहूदियों ने आबादी से दूर बंजर जमीनें खरीदी। फिलिस्तीनियों ने भी जब इतना प्रॉफिट देखा तो खुशी से अपनी जमीनें बेची और फिर यहूदियों ने उस बंजर जमीन पर 2 शहर बनाए, पहले रिशॉन लीजियन और दूसरा तल अबीब, जो आज दुनिया के महंगे तरीन शहरों में शामिल है। नाउ ज़ायनिस्ट लीडर्स को पता था कि फिलिस्तीन सल्तनत उस्मानिया की मलकियत है। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि जब तक हम मुसलमानों को हिस्सों में तोड़ेंगे नहीं, तब तक अपना वतन नहीं बना सकते। मुसलमानों की सल्तनत को तोड़ना इसलिए भी जरूरी था कि यहूदी मिडिल ईस्ट पर राज कर सकें। अब रॉथस्चाइल्ड और थियोडोर हर्जल ब्रिटिश बादशाह के पास गए और फिलिस्तीन में अपना मुल्क बनाने की बात की। बादशाह ने जवाब दिया, वहां यहूदियों की आबादी बहुत कम है और वैसे भी वो उस्मानिया सल्तनत के कब्जे में है। बादशाह ने कहा, तुमने मुझे यूरोप का ताकतवर तरीन बादशाह बनाया है, मैं तुम्हें 2 ऑफर्स देता हूँ। तुम अर्जेंटीना या युगांडा में से कहीं भी अपना मुल्क बनाओ। ये सुनकर थियोडोर हर्जल ने कहा कि जैसे जर्मन्स की पहचान जर्मनी से है,
चाइनीज की पहचान चीन से है और फ्रेंच की पहचान फ्रांस से है। बिल्कुल ऐसे ही यहूदियों की पहचान फलस्तीन से होगी। हर्जल ने बादशाह को मजीद कन्विंस करने के लिए कहा, आप फलस्तीन की जोग्राफियाई अहमियत को समझें। रेड सी जिससे पूरी दुनिया की तिजारत होती है वो फलस्तीन के पास मौजूद है। रेड सी वो पॉइंट है जो यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया को मिलाता है। यूरोप ऑयल मुसलमान सल्तनत से लेता है। अगर ये सल्तनत खत्म हो जाती है तो इसमें फायदा आपका ही है। जब हमारा अपना मुल्क इजराइल फलस्तीन में बनेगा हम आपको ही सपोर्ट करेंगे और आप दुनिया के ताकतवर तरीन बादशाह बन जाएंगे। So he convinced। पहले तो रॉथस्चाइल्ड और थियोडोर हर्जल ने सुल्तान से फलस्तीन खरीदने की कोशिश की। थियोडोर हर्जल ने सुल्तान अब्दुल हमीद को एक बड़ी ऑफर दी, हम ज़ायोनिस्ट आपकी सल्तनत के तमाम कर्ज उतार देंगे। कर्ज उतार देंगे, आप हमें फलस्तीन फरोख्त कर दें। जिसके जवाब में सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा कि तुम मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तब भी मैं फलस्तीन नहीं दूंगा। Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. हमारे बुजुर्गों ने ये जमीन खून देकर हासिल की थी, अब तुम भी इसे सिर्फ खून देकर ही हासिल कर सकते हो। İşte ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yıkıl! इसके बाद वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई। रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने पूरी तरह से बरतानवी बादशाह को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। फिर बादशाह रॉथस्चाइल्ड की मदद से फलस्तीन पर कब्जा करने के काबिल हो गया। अब भी मसला ये था कि फलस्तीन में यहूदी आबादी सिर्फ 33% थी, जो कि बहुत कम थी। यहूदियों को अपना मुल्क बनाने के लिए आदमी चाहिए थी। फिर अमेरिका में एक बुक पब्लिश हुई, दिस इज कमिंग। इस बुक ने अमेरिका में सेल के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बुक में लिखा था, मेरे क्रिश्चियन भाइयों, जीसस दुनिया में दोबारा आएंगे और तब तक नहीं आएंगे जब तक यहूदियों का अपना मुल्क नहीं बन जाता। इस बुक की वजह से अब अवाम में भी यहूदियों की हिमायत बढ़ गई। फिर वर्ल्ड वार 2 में मुसलमानों की सल्तनत खत्म करने के बाद मुसलमानों को छोटे छोटे मुल्कों में तकसीम कर दिया। अब यहूदी अपना मुल्क बनाने की देरीना ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। अब वक्त आ चुका था कि ब्रिटिश बादशाह फलस्तीन में इजराइल के कयाम को मुमकिन बनाता। पर अब भी मसला ये था कि यहूदियों की पॉपुलेशन फलस्तीन में कम थी। अभी भी इजराइल का कयाम जस्टिफाई नहीं होता था, तो इसलिए ब्रिटिश बादशाह ने ये मामला यूनाइटेड नेशंस पर छोड़ दिया। यूनाइटेड नेशंस में इजराइल की किस्मत का फैसला वोटिंग ने करना था, तो रॉथस्चाइल्ड ने अपनी ताकत के जरिए ज्यादातर वोट्स खरीद लिए। इसमें तमाम अरब ममालिक ने इजराइल के खिलाफ वोट दिया और इंडिया पाकिस्तान ने भी इजराइल के खिलाफ वोट दिया, लेकिन वोटिंग इजराइल के हक में निकली। और यूं यूनाइटेड नेशंस ने तारीख का सबसे बदतरीन फैसला किया और इजराइल 5 मई 1948 को वजूद में आया। यूनाइटेड नेशंस ने फलस्तीन का 70% हिस्सा इजराइल को दे दिया और सिर्फ 30% हिस्सा फलस्तीन को दिया। यरूशलेम, जिसमें मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, जबकि यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी करार दे दिया गया। अमेरिका ने सिर्फ 11 मिनट बाद ही इजराइल को तस्लीम कर दिया। अब तक इसराइल तो बन गया था, पर यहूदियों का असल मकसद पूरा नहीं हुआ था। मस्जिद अक्सा अब भी फलस्तीनी मुसलमानों के पास थी। वो इसे गिराकर थर्ड टेंपल बनाना चाहते थे। तो इस मकसद के लिए उन्होंने अपने करीबी रहने वाली फ़लस्तीनी आबादी पर इल्ज़ाम लगाया कि ये हमें मारना चाहते हैं और इनके होते हुए हमारी ज़िंदगी ख़तरे में है। गर्ज़ उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया। हालांकि यूएन मुस्लिम आबादी का इसराइलियों से अमन मुआहदा हो चुका था। अब फ़लस्तीनी आबादी पर मज़ीद जुल्म होता देख अरब के कंट्रीज़ ने इसराइल का मुकाबला करने के लिए जॉइंट एडवेंचर किया। अरब ने एक एलीट फोर्स बनाई और इसराइल पर हमला कर दिया। अब इसराइली फ़ौजी इस एलीट फोर्स के मुकाबले में बहुत कम थे और इनके पास वेपन्स भी बहुत कम थे। तो यहूदी मजबूरन पीछे हटने लगे और अपने कब्ज़े वाले इलाके छोड़ने पड़े। अब यहूदियों ने अमेरिका से मदद मांगी। वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका सुपर पावर बन चुका था, तो अमेरिका ने तमाम मुल्कों पर वेपन खरीदने पर पाबंदी लगा दी। इस तरह अरब के पास मौजूद असलहा ख़त्म होने लगा, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका समेत यूरोप से फौजी इमदाद आने लगी और इसराइल ब्लैक मार्केट से वेपन उठाने लगा। ये वो वेपन थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में बच गए थे और ब्लैक मार्केट में सेल हो रहे थे। इस तरह बैरूनी मदद से यहूदी फिर मजबूत होने लगे। इसराइल ने फ़लस्तीन के उन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया जो यूनाइटेड नेशंस ने फ़लस्तीन के डिक्लेयर किए थे।
अब तक जो आपने कहानी सुनी, ये इसराइल की आजादी की कहानी है। इससे आगे इसराइल कैसे दुनिया को अपने आगे झुकने पर मजबूर करता है, ये स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अरब से जंग के बाद ज़ायोनिस्ट यहूदियों को ये बात बखूबी समझ आ गई थी कि अरब उन्हें कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अगर इसराइल को मजबूत बनाना है तो अरब मुसलमानों का कमजोर होना बहुत जरूरी है। इसराइल हमने ताकत के जोर पर बनाया है, तो अगर हमें कायम रहना है और अगर द ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब पूरा करना है तो वो भी ताकत के जोर पर ही पूरा होगा। आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि ज़ायोनिस्ट हजरत दाऊद और सुलेमान वाली सल्तनत बनाना चाहते थे। आप अगर इसराइल के फ्लैग को गौर से देखें तो आपको जो ये डिजाइन नजर आ रहा है वो हजरत दाऊद नबी का निशान है, और इसके ऊपर नीचे जो 2 लाइंस हैं वो दरियाए नील और दरियाए फुरात को जाहिर करती हैं। अब तो इसराइल ने द ग्रेटर इसराइल का नक्शा पब्लिश भी कर दिया है। आप अगर द ग्रेटर इसराइल का मैप देखें, इसमें पूरा फलस्तीन, उर्दन, सीरिया, मिस्र, लबनान, जॉर्डन और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और कुवैत का कुछ हिस्सा भी शामिल है। इस मैप के मुताबिक ये ग्रेटर इसराइल तुर्की के बॉर्डर तक चला जाएगा और इसराइल इन अरब कंट्रीज पर कब्जा करके अपना ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। अब ग्रेटर इसराइल के पीछे एक और मजहबी पहलू ये भी है कि यहूदी मानते हैं कि उनका एक मसीहा आएगा जो उनका साथ देगा, तब पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम होगी। ज्यूज के मुताबिक उनका मसीहा तब तक नहीं आएगा कि जब तक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां 3rd टेम्पल नहीं बना लेते। मस्जिद अक्सा की अहमियत यहूदियों के नज़दीक इसलिए भी है कि वो मानते हैं कि मस्जिद अक्सा के नीचे ताबूत सकीना दफन है, जिसमें हजरत मूसा और दूसरे नबियों की निशानियां मौजूद हैं, और उस मसीहा का नाम है दज्जाल। दज्जाल के बारे में इस्लाम में भी काफी प्रोमिनेंट अहादीस मिलती है। कयामत के करीब दज्जाल आएगा, वो पहले नबूवत का दावा करेगा, फिर खुदा होने का। ये झूठा दज्जाल इन यहूदियों का ही मसीहा बन के आएगा, जबकि क्रिश्चियन और मुस्लिम्स का मसीहा हजरत ईसा आएंगे। मुसलमानों में एक इमाम मेहदी आएंगे जो हजरत अली की नस्ल से होंगे। तब दुनिया की आखिरी जंग लड़ी जाएगी। तो ये है असल साइकोलॉजी जिस पर चलकर यहूदी ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। अब ये जानते हैं कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए इन ज्यूज ने कौन कौन सी प्लानिंग की। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले तो ज़ायनिस्ट ने सुपर पावर अमेरिका को कंट्रोल किया। ज़ायनिस्ट अमेरिका की पॉलिटिक्स, कैबिनेट, अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम और यहां तक कि हॉलीवुड में भी शामिल होते गए। फिर यहूदियों ने वर्ल्ड बैंक बनाया, जिसके जरिए इन्होंने पूरी दुनिया के फाइनेंस को टेक ओवर किया। इनका एक मकसद दुनिया की फूड इंडस्ट्री कंट्रोल करने का था, तो इसके लिए इन्होंने लातादाद कंपनीज बनाई। आज आप देख लें, टॉडलर के पाउडर दूध से लेकर मैकडॉनल्ड के बर्गर तक सब ब्रांड्स यहूदियों के हैं। पानी की बोतल से लेकर फिनाइल की बोतल तक सब यहूदियों की है। इसकी एक मिसाल ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक के फाउंडर का नेम लैरी फिंक है, जो कि एक यहूदी है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है। इस कंपनी की नेटवर्थ 9.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि यूएसए की हाफ जीडीपी के बराबर है। इस कंपनी के स्टैक्स दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज में हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेज़न, मास्टरकार्ड, गूगल, यूट्यूब, मैकडॉनल्ड्स, KFC। मीन आप जिस भी ब्रांड का नेम लें उसमें ब्लैक रॉक का शेयर है। लैरी फिंक की नेटवर्थ बिल गेट्स और इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ती है। ये तो सिर्फ एक मिसाल थी। ऐसी दर्जनों मिसालें हैं ज़ायनिस्ट कंपनीज की जो इनडायरेक्टली हम सब को कंट्रोल कर रही हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्हीं ज़ायनिस्ट के बीज DAP वगैरह यूज होती है। पूरी दुनिया के मीडिया में इन्वेस्टमेंट करके प्रो इजरायली लॉबी प्रमोट की गई, एंटी इस्लामिक तहरीकें चलाई गईं, दुनिया भर के मुसलमानों पर टेररिस्ट होने का इल्जाम लगाया गया। हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज्यादा सबसे आतंकवादी है, और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है?
अमेरिका के जरिए तमाम मुस्लिम कंट्रीज पर न्यूक्लियर वेपन बनाने पर पाबंदी लगाई गई। आप खुद जरा सोचें कि अल्लाह ने तमाम कुदरती खजाने मुस्लिम रियासतों के नसीब में लिखे, मगर फायदा कोई और उठा रहा है। दुनिया का सारा ऑयल मुस्लिम कंट्री से ही निकलता है। इसके अलावा और कुदरती नायाब एलिमेंट्स भी मुस्लिम कंट्रीज में ही पाए जाते हैं, पर इन्हें यूरोपियन कंपनीज निकाल ले जाती हैं और राज भी वही कंट्रीज कर रही है। ऑयल की वजह से इन कंट्रीज की इकोनॉमी तो बेहतर हो गई, पर वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते। ईरान के साथ क्या हुआ? जब तक वहाँ बादशाही निजाम मौजूद था और इसराइल को तस्लीम कर रखा था, तब तक अमेरिका को ईरान से कोई शिकायत नहीं थी। पर जैसे ही ईरान में ख़ामेनी ने इस्लामिक सिस्टम नाफिज किया, अमेरिका ने फौरन ईरान पर पाबंदियां लगा दी। इसराइल का एक और हथियार भी है, वो पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और फिर कुचलकर आगे बढ़ जाता है। इजिप्ट यानी मिस्र की मिसाल लेते हैं। इसराइल अरब वॉर के नतीजे में इजिप्ट का सहराई सीना का 50% हिस्सा इसराइल के कब्जे में चला गया था। इस हिस्सा में सालों तक इसराइल और इजिप्ट मिलिट्री की झड़प होती रही है। दूसरी तरफ इजिप्ट में इकोनॉमी भी बुरी तरह फेल थी। IMF का कर्जा, अमेरिका की पाबंदियां, इजिप्ट इन सारे मसलों का हल चाहता था। ऐसे में अमेरिका ने इजिप्ट पर इसराइल को रिकॉग्नाइज करने का शदीद दबाव डाला। अमेरिका की ऑफर थी, इसराइल को तस्लीम करने के बदले सहराई सीना का इलाका तुम्हें वापस दे दिया जाएगा। IMF का सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से लगाए गए सारी पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ इसराइल और अमेरिका की तरफ से इमदादी फंड्स भी मिलेंगे। एट लास्ट इजिप्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इसराइल। बस यही इजिप्ट की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अमेरिका ने अपने तमाम वादे पूरे तो किए, बट मसला यहाँ पैदा हुआ जब दोनों तरफ सिफारती रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुई। इसराइल से काफी यहूदी मिस्र में आए। ये आम शहरी नहीं थे, बल्कि मोसाद के जासूस थे। बस जासूसों ने अपना काम किया, सब सरकारी सीक्रेट्स इसराइल तक पहुंचाते रहे और इजिप्ट को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दिया गया। बस उसे इस काबिल रखा कि वो बस जिंदा रहे, इसराइल को दोबारा आंखें दिखाने के काबिल ना रहे। इसी सेम पैटर्न पर वो बाकी अरब कंट्रीज को भी कमजोर करता चला गया। आप आज मिडिल ईस्ट में अमन की सूरत हाल देख लें, अमन बिल्कुल खत्म है। इसराइल अब बातों से हटके प्रैक्टिकली ग्रेटर इसराइल बनाने पर उतर आया है। इसराइली आर्मी गजा, उर्दन, शाम, जॉर्डन, मिस्र और ईरान सब पर अटैक कर रही है। इसराइल आर्मी के जरिए जितना ज्यादा हो सके जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हर मुल्क अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, कोई मुस्लिम कंट्री दूसरे का साथ नहीं दे रहा, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका हर दम इसराइल के साथ है। अब आपको समझ आई कि इसराइल की असल नफ्सियात क्या है। इसराइल ने पूरी मुस्लिम दुनिया को तोड़ के रख दिया, हमें यूनाइट नहीं होने दिया गया। अगर मुस्लिम दुनिया एक पेज पर इकट्ठी हो जाती तो अमेरिका की इजारादारी खत्म हो जाती, शायद इसराइल का वजूद ही मिट जाता। आपको क्या लगता है कि इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अल्लाह ने इस कायनात को लपेटने का दिन मुकर्रर कर रखा है। दज्जाल का आना, हजरत ईसा का नजूल और इमाम मेहदी का मुसलमानों की क़यादत करना, ये सब इस्लामिक अहादीस से साबित है। जो मिडिल ईस्ट में जंगी सूरत हाल है, इससे हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। इस जंग में पाकिस्तान को इंडिया के साथ एंगेज्ड रखा जाएगा। अब जाहिर है इसराइल और अमेरिका ने इंडिया को बिना मकसद के तो पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। दूसरी तरफ थर्ड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में इसराइल अपने नक्शे के मुताबिक अरब कंट्रीज पर कब्जा कर लेगा। इसके बाद दज्जाल का आना और मुसलमान और यहूद की आखिरी जंग होगी। फिर ये कायनात अपने इख्तिताम की तरफ जाएगी। थैंक यू सो मच। इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी, प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। इस डॉक्यूमेंट्री को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने आपके इल्म में इजाफा किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। न्यू चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सो थैंक यू सो मच अगेन। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। अल्लाह हाफिज।